साथियों, आज वाकई में ये मंच और ये माहौल हमारे दिल को प्रफुल्लित करता है ये देखकर कि एक खिलाड़ी से खेल मंत्री तक बनने का सफ़र जो आज हमने पूरा किया है, ये कहीं भी ये वो सफ़र नहीं है जो समाप्त हो रहा है या एक मुकाम है जो हमने हासिल किया है। मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी की या मेरे खेल की कहानी की एक दूसरा चैप्टर है, एक दूसरा अध्याय है जिसको आज से हम लोग लिखना शुरू करेंगे और इस अध्याय में जितनी भूमिका मेरी होगी उतनी ही भूमिका आपकी भी होगी। साथियों, वर्ष 2008 में निशानेबाजी के खेल हमने शुरू किया। हम जब बचपन में स्कूल जाते थे तो क्लासरूम में जितना मन पढ़ाई लिखाई में लगता था उससे कई ज़्यादा मन हमारा खेल के मैदान की ओर लगता था। तो हमेशा क्लास में पढ़ाई डेस्क पर रखी कॉपी को देखकर करना होता है। हम खिड़की से बाहर खेल मैदान को देखते रहते थे तो बहुत डांट भी पड़ती थी अपने स्कूल के टीचरों से। लेकिन 10वीं की परीक्षा खत्म करके हम अपने पिताजी के पास गए और 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था, जो पहली बार किसी भारतीय ने इंडिविजुअल स्पोर्ट में ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने का काम किया था। तो उनकी तरफ जो आदर सम्मान, लोगों के प्रति जो भावना देखकर हम बड़े आकर्षित हुए। 10वीं की परीक्षा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है वो ख़त्म करके हम अपने पिताजी के पास गए और हमने उनको कहा कि पापा, हमको भी राज्यवर्धन सिंह राठौर जैसा बनना है, हमको भी निशानेबाजी करनी है। तो पिताजी का सबसे पहला सबक, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो हमको लगा कि अच्छा पापा प्रेसिडेंट है, बड़े आसानी से खेल में घुस जाएंगे, सीख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पिताजी स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह जी ने हमको सिखाया कि श्रेयसी, यदि निशानेबाजी करनी है तो बिल्कुल करो, आगे बढ़ो, बिहार को लेकर आगे बढ़ो, लेकिन हमसे किसी मदद की उम्मीद और अपेक्षा मत करना। तो हमको बड़ा खराब लगा, लेकिन प्यार भी उतना ही था खेल और खेल मैदान से। तो हम बोले कि कोई बात नहीं पापा, हम कर लेंगे। आगे आते हैं, जब निशानेबाजी के लिए तो बंदूक चाहिए। अब बंदूक खरीदने के पैसे तो हमारे पास थे नहीं, हम तो 16 साल के थे। तो हम पिताजी के पास गए, बोले कि पापा, आप किसी से संघ एसोसिएशन के सब लोग आपसे जुड़े हुए हैं, किसी को बोल दीजिए बंदूक मिल जाएगा हमको। तो पापा बोले कि हम पहले दिन तुमको बोले थे कि हमसे कोई भी मदद की उम्मीद मत रखना। साथियों, उस दिन हम अपने सीनियर खिलाड़ियों के पास गए, कुछ और कोच के पास गए और उनसे हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई बंदूक है तो हमको उधार में दे दीजिए, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई बंदूक नहीं है। तो सब लोग कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे कि अरे, इतने बड़े अध्यक्ष, संघ के अध्यक्ष की बेटी होने के बाद उधार पर बंदूक ले रही है। तो उसको छुपाने के लिए हम बोले कि नहीं, हम अपने से करना चाहते हैं, इसीलिए हमको उधार आप ही अपनी बंदूक दे दीजिए। एक वो दिन था साथियों, और वो संघर्ष वहाँ से शुरू हुआ। लोगों को लगता है कि किसी प्रिविलेज फैमिली से आने के कारण शायद कोई हाथ पकड़ के निशानेबाजी में आगे कर दिया। उस दिन हमने अपनी बंदूक उधार की जो ली, उसी से हमने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीता। और अफसोसजनक बात ये थी कि 2008 में जो कहानी शुरू हुई वो 2011 में, जब हमने अपने स्पॉन्सरशिप के माध्यम से इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि हम अपनी बंदूक खरीद पाए, हमारे पिताजी वो दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष होता है, लेकिन हमने अपने पूरे 18 साल के निशानेबाजी के करियर में यही सीखा कि यदि दिल निश्चय के साथ, संकल्प के साथ अपना लक्ष्य तय कर लो तो दुनिया में कोई ऐसी चुनौती नहीं है जो तुम्हें पीछा रखेगी या तुम्हें अड़ंगी लगाने का काम करेगी। हमने हर रोज अपने आप से सिर्फ रात में सोने से पहले एक सवाल किया कि क्या आज के दिन में 100% अपनी क्षमता अनुसार हमने अपनी निशानेबाजी की प्रशिक्षण को दिया या नहीं दिया। एक बेटी और एक पिता ने एक सपना देखा कि राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतेंगे। तब भारत की किसी भी महिला ने शॉटगन की स्पर्धा में इस पदक को हासिल नहीं किया था। 2010 में पिताजी के गुजर जाने के बाद 2014 का कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हुआ।
4 साल की लंबी लड़ाई और कड़ी मेहनत के बाद ये मौका, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कॉटलैंड की उस फील्ड में पहुंचे जहां हमको पता चला कि अभी हमारे कुश्ती संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर उपस्थित थे। हम लोग जब वहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचे तो पता चला कि हमारी बैक इंजरी के कारण हम वहां पर कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो स्कॉटलैंड के जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप निशानेबाजी करना चाहती हैं तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स को छोड़ दीजिए। पिताजी का किया हुआ वादा था। बिहार के लोग ताक लगाए बैठे हुए थे कि बिहार की एक लड़की पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स तक गई है, क्या करेगी नहीं करेगी। तो हमने कहा कि इंजरी है, बाद में देख लिया जाएगा, अभी बंदूक चलाते हैं। उस दिन बंदूक चलाए तो भारत की सबसे पहली महिला बने जो कि शॉटगन की स्पर्धा में रजत पदक जीतने का काम किए। साथियों, रजत पदक जीत कर आए तो बड़ी खुशी हुई, लगा कि पापा का सपना पूरा कर लिया है। बिहार से अनेकों लोग का फोन आया। अभी जो संचालन करता थी बता रही थी कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाकर स्वागत करने का काम किया था। लेकिन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड खुशी थी। कहीं ना कहीं खुद ही मन में लगा कि सपना देखा था तो रजत का सपना कौन देखता है, सपना तो स्वर्ण का होता है। कोई सोचता है कि सिल्वर मेडल जीत कर आएंगे कंपटीशन में? सोचे हो कभी? सोचते हैं क्या? तो जोर से बोलिए, लगेगा सो रहे हैं। कोई नहीं सोचता है ना। जब सुबह सुबह 5 बजे कंपटीशन की सुबह उठे, मन तो घबरा रहा था। हम धीरे धीरे कदम से आगे बढ़ रहे थे और नाश्ता खाने की ओर, अपने मेस की ओर जा रहे थे। तभी हमने देखा कि बड़े मजबूती के साथ हमसे कदम मिलाकर कोई चल रहा है। तो हमने नजर उठाया नहीं, हमने बस देखा कि कोई मेरे साथ चल रहा है। जब उनके कदम साथ देखे तो थोड़ा साहस आया कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ लोग हैं। कुछ दूर और आगे चले तो मेरे बाएं हाथ पर मजबूती के साथ और 2 कदम पड़े जो भी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो हमने उनके कदम भी देखे, फिर भी हमने नजर नहीं मिलाई और हम अपने नाश्ते की ओर बढ़ने लगे। कदम से कदम मिलाकर चलने का जो बल और साहस मुझे उस दिन सुबह 5 बजे का मिला, वो पता है किसका था साथियों? मेरे दाहिने तरफ मेरे गुरु, मेरे कोच थे मनशेर सिंह जी, और मेरे बाएं तरफ खेल संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे मेरे गेम के मैनेजर थे अमरजन सिंह जी। और इन दोनों के कदम जब अपने खिलाड़ी के साथ आगे बढ़े तब उस खिलाड़ी को विश्वास हुआ कि ये जो खेल और ये जो जंग में लड़ने जा रही हूँ उसमें मैं अकेले नहीं हूँ। कहीं ना कहीं मेरे साथ एक बड़ी संख्या में, चाहे वो खेल और खेल संघ से जुड़े हो या खेल और खेल प्रेमी भारत और बिहार के हो, वो सब मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए साथियों, आज इस मंच से मैं इतना ही वादा करती हूँ कि अपनी सेवा और ईमानदारी के भाव से जिस तरह मैंने जमुई की जनता की सेवा पिछले 5 साल की और 2020 का चुनाव रिकॉर्ड मत 41,000 से जीत कर आए, तो जमुई की ये देवतुल्य जनता थी जिसने 2025 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के 54,000 के रिकॉर्ड से मुझे पुनः निर्वाचित करने का काम किया। मैं उस ईमानदारी और सेवा भाव की आज कसम खाती हूँ कि यहाँ सभागार में उपस्थित तमाम खिलाड़ी जो मेरे भाई बहन के स्वरूप है, उनसे कदम मिलाकर चलने का काम और अधिकार मेरा रहेगा। साथियों, आप लोगों को किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी जंग में अकेला नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ये एक खेल मंत्री नहीं, लेकिन आपकी बड़ी बहन का वादा है। साथियों, मैं समझ सकती हूँ कि जब जब हम खेल में आगे बढ़ते हैं, जब जब हम एक प्रतियोगिता से दूसरी प्रतियोगिता में जाते हैं, तो जहां सरकार को खड़ा होना चाहिए, सरकार की अपनी भूमिका होती है। जहां आपके खेल एसोसिएशन को खड़ा होना चाहिए, वहां खेल एसोसिएशन को खड़ा होना चाहिए। और जहां समाज को, यानी कि आपके परिवार और आपके मित्रों को खड़ा होना चाहिए, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है। इन सभी भूमिकाओं को सामान्य बनाने का आज एनडीए की लीडरशिप ने ये निर्णय लिया है कि एक खिलाड़ी को खेल मंत्री तक के पदक पर पहुंचाने का काम ये एनडीए की लीडरशिप ने बिहार में करके दिखाया है। जिस दिन हम खेल मंत्रालय का पदभार ले रहे थे, उस दिन हमने बड़े शौक से
अपने ओलंपिक गेम्स की जर्सी पहनी थी, ये दिखाने के लिए कि आज हम मंत्री की कुर्सी पर जरूर बैठ रहे हैं, लेकिन दिल में झांक कर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी जिसका सपना आज भी बिहार में ओलंपिक पदक जीतने का है, बिहार के खिलाड़ी होकर एक ओलंपिक पदक जीतने का है, वो सपना आपको उसके दिल में दिखेगा साथियों। 2018 में जब हमारे सामने एमा कॉक्स ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी थी, उनके साथ मुकाबला हो रहा था और स्वर्ण पदक का मुकाबला था, एक रोमांचक घड़ी पर आकर हम लोगों का आमने सामने मुकाबला हुआ। जो जीतता वो स्वर्ण पदक लेता और जो हारता उसको रजत पदक मिलता। 2018 में एमा कॉक्स नाम की खिलाड़ी थी, वो हमारे सामने बंदूक उठा के ड्राई प्रैक्टिस कर रही थी। हम अपनी बंदूक नीचे हाथ में लिए खड़े हुए थे। कभी हम नीचे देखे तो वही घबराहट महसूस हो, कभी हम ऊपर देखे तो हमारे अपने पिताजी की याद आए। इस घबराहट के बीच में कोई बल और कोई साहस देने वाले लोग नहीं थे। आप लोग तो सब खिलाड़ी हैं, तो इस भावना से जरूर जानते होंगे कि जब स्टेडियम सज जाता है, जब ऑडियंस स्टैंड में ऑडियंस बैठे रहते हैं, तब उस वक्त कैसा माहौल रहता है। सब लोगों की तरफ से नारेबाजी हो रही होती है और हम तो ऑस्ट्रेलिया में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के सामने लड़ रहे थे, तो पूरे स्टेडियम में ऑजी ऑजी करके नारा लग रहा था, तो घबराहट और भी बढ़ रही थी। लेकिन साथियों, उसी स्टेडियम के स्टैंड में हमारी माँ, हमारी बड़ी बहन, एसोसिएशन के कुछ लोग और हमारे कोचेस भी थे उपस्थित। उन लोगों ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज के साथ कहा, भारत माता की। और उस भारत माता की हुंकार ने जो जज्बा और जो जुनून हमारे अंदर जगाया कि इस बिहार की बेटी ने पहला भारत का स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। वहां से जीतकर जब हम लोग वापस आए तो आपको अनुमति नहीं होती कि आप अपने माँ से मिले या आप अपने घर परिवार के लोगों से मिले। आपको सीधा, जो आज सामने हमारे भाई बहन, हमारे मित्र पत्रकार बंधु खड़े हैं, हमको सीधा इनके पास जाना होता है। तो मीडिया बॉक्स में जब गए तो वहाँ के मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि श्रेयसी, आप इंडिया से आती हैं, यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम, आप भारत में कहाँ से आती हैं। उस दिन गर्व के साथ हमने कहा कि हम जमुई से आते हैं और बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में लिखा गया, बिहार गर्ल wins gold medal for India on Australian soil। और वो जो गर्व का दिन था, मुझे लगता है कि आज मैं जिस भी मुकाम को छू लूं, जो वो दिन का एहसास था, मैं आज भी चर्चा करती हूँ तो हमारे हाथ के बाल खड़े हो रहे हैं, रोंगटे कांप रहे हैं, ये सोचकर कि उस भाव की तुलना मैं आज भी अपने किसी भी जिंदगी के क्षण से नहीं कर सकती हूँ। वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सामने खिलाड़ी बैठे हैं तो मैंने सोचा इस बात को जरूर आपके सामने रखूं। साथियों, आपके एक बड़े मेमोरेंडम को मुझे दिया गया है जिसमें कुल 7-8 ऐसी मांग है जो खेल एसोसिएशन और मेरी बात है। मैं नहीं चाहती कि खेल विभाग के किसी भी पदाधिकारी, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, या खेल एसोसिएशन के किसी भी पदाधिकारी की कोई भी गलती या कोई भी मिसकम्युनिकेशन के वजह से बिहार के किसी भी खिलाड़ी को कोई भी क्षति आए। मैं आप लोगों से यही वादा करूंगी कि मैं ईमानदारी के साथ खेल विभाग, खेल प्राधिकरण और खेल संघ बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के साथ समन्वय बनाने का काम करेगा। और एक सुंदर समन्वय इसीलिए बनेगा ताकि जो मेरा सपना है, जो आपका सपना है और जो इनका सपना है कि बिहार का खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स सिर्फ पहुंचे नहीं, पहुंचकर मेडल जीत कर आए, वो सपना हम पूरा कर सके। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।